भावी शिक्षक बंधुओं नमस्कार। उत्तर प्रदेश व विभिन्न प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में बहुत ही स्कोरिंग तथा महत्वपूर्ण भाग है बाल मनोविज्ञान। वर्तमान में शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम के अनुरूप अंग्रेजी भाषा में बहुत सी पाठ्य सामग्री गूगल पे, यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, परंतु जब हमने देखा कि हिंदी भाषा में सरल रूप में स्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसको देखते हुए इस विषय पर मैं वीरेंद्र सिंह MSc M.Ed नेट सरल, समग्र व सटीक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। पाठ्यक्रम में बिंदु है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो ये बिंदु है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा बाल विकास, और बाल विकास को हमें अच्छी प्रकार से समझना होगा, क्योंकि हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। एक शिक्षक होने के लिए बाल विकास को समझना चाहिए। और स्कोरिंग, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में जो बनाया गया उसमें वन लाइनर आंसर होंगे क्वेश्चन के, एक लाइन में उत्तर देना होगा इन प्रश्नों का, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि पहले था टिक मार के आदमी कर लेता था, लेकिन इसके लिए हमें इसको बढ़िया जानना होगा, तो बाल विकास को जानना होगा। तो बाल विकास सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाल विकास। विकास और वृद्धि दो कंसेप्ट हैं, तो इसके गहराई तक हम नहीं जाते हैं। मतलब बाल विकास किताबी भाषा में जैसे बालकों में होने वाले क्रमिक तथा संगत परिवर्तनों के उत्तरोत्तर क्रम को विकास कहा जाता है। जैसे किताब में है, विकासों में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। शरीर के अंगों के आकार तथा संरचना में परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन या कोशिकी वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन के उदाहरण है। और जो वृद्धि या परिवर्धन में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब जैसे शरीर का बढ़ना, इसमें कोशिकी वृद्धि होना, तो ये हमारे परिमाणात्मक परिवर्तन है। लेकिन जब हम आते हैं गुणात्मक परिवर्तन, तो ये जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है, उसके सीखने की क्षमता परिवर्तित होती जाती है। सामयिक नियंत्रण में परिवर्तन हो जाता है, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन होती है। ये सभी गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम ये बाल विकास में विकास को समझे, वर्धन को समझे। तो इन सब के उपरांत हमें अब आती है बात, विकास के कुछ नियम दिए गए हैं जिसको हमें जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डीपली नहीं जाना, हमें स्कोरिंग समझना है। हम ऐसे सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ें जिसमें हमारा स्कोरिंग हो सके। तो लेकिन इसको एक बार देख लें, हमारे बहुत ये काम की चीज़ नहीं है, लेकिन हमें नुकसान भी नहीं करेगी। इन सिद्धांतों को जानने के लिए ये नियम कहें, इसको नियम कहें तो विकास के सामान्य नियम। तो विकास के सामान्य नियम में हम आते हैं निरंतरता का नियम। अब किसी भी जैसे विकास को एक विशेष नियम का अनुसरण करता है, तो निरंतरता का सिद्धांत या नियम, तो निरंतरता में जैसे बालक वृद्धि करता है तो निरंतर चलती रहती है, ये नहीं कि रुकती नहीं है। ये कभी मंद और कभी तीव्र गति से चलती रहती है। और इसको विकास के अलग अलग सोपानों में बांट सकते हैं, जैसे आरंभिक वर्षों की आयु, वृद्धि, विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र होती है, उसके बाद की धीमी हो जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो ये निरंतरता के नियम में हम ये मोटा मोटी जानते हैं। व्यक्तिगतता का नियम, अब व्यक्तिगतता में विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। वो अपनी रीति, गति एवं ढंग के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। मान लीजिए एक ही आयु के दो बालक हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आदि विशेषताओं का भिन्नता होती है इनमें। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक प्राय परस्पर भिन्न होते हैं। देखा जाता है कि दो बालक हैं, उनकी आयु भी समान है, लेकिन उनका विकास भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने में एक विकास में अनोखा होता है, मतलब उसकी अलग अलग, अपने जैसे एक ही होता है,
तो ये सब बातें हैं। अब परिमार्जितता का सिद्धांत शिक्षक को जानना ये भी नियम जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि बालक विकास कर रहा है तो हम अपने से उसकी रुचि क्षमता के अनुसार एक विशेष दिशा में मोड़ सकते हैं, चाहे तो शनै शनै धीरे धीरे उसके दिशा में परिमार्जन वांछित दिशा की तरफ हम कर सकते हैं, और ये होता भी है। जैसे कोई बालक है, उसकी रुचि को देखते हुए अगर जो मान लीजिए उसको वातावरण नहीं मिल पा रहा है तो हम विशेष वातावरण दे करके उसकी रुचि के अनुरूप क्षेत्रों में बढ़ा देते हैं, या प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में बढ़ जाए तो उस क्षेत्र में भी बालक बढ़ सकता है। तो ये परिमार्जितता का नियम हुआ। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का नियम। अब किसी भी प्रजाति का बालक होता है, प्रजाति का मतलब जैसे पशु है या अन्य प्राणी हैं, चिंपैंजी है, बंदर है, तो इससे हमारा आशय था। तो ये सदस्य एक सामान्य पैटर्न का अनुकरण करते हैं, ये लोग प्रतिरूप का अनुकरण करते हैं विकास के क्रम में, और सबकी एक अपनी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है। उनका अवलोकन करने पे ये समझ में आता है कि नहीं, ये बालक इस क्रम में विकास कर रहा है। जैसे मनुष्य की बात है तो मनुष्य का बालक प्रीनेटल अवस्था में, जैसे जन्म से पूर्व गर्भ में सिरह पदाभिमुख वो विकास करता है। जैसे पहले सिर का विकास, फिर धीरे धीरे धड़ का, फिर पैर के तरफ का विकास होता है जन्म पूर्व की प्रक्रिया में। और जन्म के बाद की भी प्रक्रिया में हम सामान्य रूप से देखते हैं कि पहले बालक के ऊपरी हिस्से का, सर का विकास, पहले वो अपने सर का संतुलन स्थापित करता है, जिससे उसका सिर संतुलित हो जाता है। फिर उसके बाद से धीरे धीरे धड़ का संतुलन स्थापित कर लेता है। धड़ के संतुलन के बाद से कमर का संतुलन, फिर धीरे धीरे अपने पैरों का संतुलन और खड़ा होने लगता है। इस प्रकार से उसका विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। और एक दूसरा ठीक उसी प्रकार से केंद्र से बाह्य की तरफ, तो इसमें भ्रम में मत पड़िएगा, दूसरी चीज़ें हैं। तो केंद्र से बाह्य की तरफ शारीरिक विकास की बात कही जा रही है, वो भी शारीरिक विकास की थी। तो इसमें जैसे हम पूरे हाथ का, पहले हाथ के विकास का देखें तो पहले अपने भुजाओं का, फिर अंगुली चलाना धीरे धीरे सीखता है बालक। पहले पूरी भुजा हिलाना सीखेगा, उसमें संतुलन स्थापित करेगा, फिर अंगुली चलाना। तो ये केंद्र से बाह्य की तरफ हुआ। और वो सिर से पैर की तरफ, जिसको मस्तकोधमुखी किताबों में ऐसा देता है, मस्तकोभिमुखी या सिफाइलोकॉडल सीक्वेंस कहते हैं। ये अंडरलाइन करते जाइए आप कि ये निश्चित पूर्व कथनीय, मतलब एक निर्धारित है कि इस दिशा में ही इसका विकास होगा, तो वो निश्चित पूर्व कथनीय है कि ये सिर से पैर की तरफ विकास करेगा। समन्वय का नियम। अब समन्वय के नियम में हम देखेंगे कि अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। पहले बालक पूरे अंग को चलाना सीखेगा, जैसे पूरे हाथ को, जैसे हमने बताया ना, केंद्र से बाह्य की तरफ, तो पूरे पहले शरीर को चलाना सीखेगा, उसके बाद से धीरे धीरे अंगुलियों को चलाना। तो ये समन्वय स्थापित करता है पूरे शरीर के अंगों में एक साथ। ये नहीं कि एक ये चलाना शुरू कर दिया दूसरा नहीं चलेगा, नहीं, समन्वय स्थापित कर लेगा वो। अब वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का नियम। अब इस तरह से तो इसको जाया जाए तो इस पर पूरा कई दिन तक इस पर बात की जा सकती है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर। लेकिन ये गुणात्मक होती है, मल्टीप्लाई होती है, जो एक दूसरे के बिना एक दूसरे का विकास संभव नहीं है। अगर जो मान लीजिए बालक के वंशानुक्रम को हम कहें तो बालक का वंशानुक्रम एक चहारदीवारी तैयार करता है कि ये इससे बाद विकास नहीं, मतलब इससे आगे नहीं जा सकता है। तो एक चहारदीवारी तैयार किया, और वातावरण या पर्यावरण का जो रोल होता है वो उसमें इन्हेंसर, एक्सीलरेटर, मतलब बढ़ाने का कार्य करता है। अधिकतम अगर जो अनुकूल वातावरण दिया जाए तो उस वंशानुक्रम की चहारदीवारी में अधिकतम विकास कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई बालक है, उसका बढ़िया वंशानुक्रम है और उसको खराब वातावरण में रखा जाए तो कुपोषित हो सकता है,
उपेक्षित हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कुंठा हो सकती है। तो इसलिए दोनों का सकारात्मक होना आवश्यक है। या खराब वंशानुक्रम का बालक है, उसको बढ़िया परिवेश भी दिया जाए, बढ़िया वातावरण भी दिया जाए, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अनुकूल कर दी जाए तो कुछ हद तक तो बढ़िया होगा, लेकिन पूरा बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं विकास में। और बात आती है विकास और परिपक्वता की। तो विकास और परिपक्वन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये भी अब बालकों में होने वाली उन शारीरिक प्रक्रियाओं से परिपक्वता का मतलब ये हुआ कि बालक में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं शारीरिक क्रियाएं हैं जो स्वतः तथा आनुवांशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती हैं। यह कहना है कि बालकों में होने वाली सभी महत्वपूर्ण वंशानुक्रमिक क्रियाएं जैसे छोटे शिशुओं द्वारा चलना, सरकना, तो जब तक ये अपने पूर्ण इनके अंग विकसित नहीं हो जाएंगे जिस काम के लिए हैं, जैसे बालक को लिखना सिखाना है, तो जब तक बालक के हाथ में संतुलित रूप से कलम पकड़ने की क्षमता नहीं आ जाएगी तब तक वो लिखना क्या जानेगा। अपेक्षा ही हम नहीं कर सकते। जो सामाजिक प्रत्याशा जिसको कहते हैं कि एक विशेष उम्र में बालक से ये आशाएं रखी जाती हैं, वो सामाजिक प्रत्याशा कही जाती है, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ परिपक्वन का संबंध ये हुआ कि बालक के उन अपेक्षित अंगों का अधिकतम विकास संतुलन प्राप्त करने तक। तो ये हमारा परिपक्वता तो सीखने की उपज है। अब हम धीरे धीरे अपने मूल पाठ्यक्रम की तरफ चलें। देखिए, वैसे तो बहुत अवस्थाएं जैसे भ्रामक हो रहा है, अगर जो कहें कि अवस्थाओं में बांटा जाए विकास को, बाल विकास को, तो एक भ्रामक स्थिति हो जा रही है। लेकिन विभिन्न किताबों में हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार से है विकास की अवस्थाओं को, लेकिन हम मूलतः पाँच अवस्थाओं में बांट सकते हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे कि गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। या 9 माह 10 दिन की, लगभग 9 माह 10 दिन की होती है, और ये जो गर्भावस्था है। फिर बात आती है शैशवावस्था, इन्फेंसी जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं, और ये 5 वर्ष की ही होती है। और बाल्यावस्था की बात 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को, यह 7 वर्ष तक चलती है। और किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को, ये 6 वर्ष चलती है। और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से 70 वर्ष तक की अवस्था 60 से 70 वर्ष तक चलती है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप। गर्भावस्था को थोड़ा बहुत देख लेंगे, प्रौढ़ावस्था हमारे काम की चीज़ नहीं है आज इस पाठ्यक्रम में। लेकिन इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो फिर ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो प्रौढ़ावस्था हमारे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था कुछ रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सब के बाद विकास के पक्ष की बात आती है। कहीं कहीं विकास के चरण, विकास के स्टेप्स, स्तर इस तरह से दिया गया है, लेकिन हम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये 4 प्रकार के, और एक नैतिक विकास 5वां प्रकार का मोरल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, इन सब के बारे में हम लोग अलग अलग अगले दिन के वीडियो में देखेंगे। अब तक जो हमने 2 पेज का
वीडियो आप लोगों के बीच भेजा है उसमें कुछ प्रश्न हम बता रहे हैं। अभी हमने उसको व्याख्यान में दिया है, जन्म से पूर्व शारीरिक विकास की दिशा क्या होती है। ये आप लोग उत्तर लिखेंगे ताकि मैं जानूं कि नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा और सुना तो उसमें से क्या अर्जित किया। इस प्रकार से प्रश्न आते रहेंगे और भी प्रश्न देंगे। जन्म पूर्व शारीरिक विकास की दिशा क्या होती है, या आपके गेस के लिए बता दूं कि जन्म के बाद भी यही दिशा होती है। और फिर दूसरा प्रश्न है, शैशवावस्था की अवधि कितनी है और बाल्यावस्था की अवधि कितनी है। जैसा कि हमारे वीडियो को फिर आप बैक करके सुनेंगे तो उसमें दिखाई देगा, और ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमें अवगत कराएंगे कमेंट बॉक्स से। अगर जो आपकी और कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे मेल viranjay.guru@gmail.com इस पर भी लिख सकते हैं। और आपके क्वेरीज, इसके इतर अभी जो पढ़ाए हैं इसके इतर भी क्वेरीज जो होंगी उनके उत्तर समय समय पर दिए जाएंगे। लेकिन हमारी वीडियो ये चलेगी और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के पाठ्यक्रम के अनुरूप चलेगी। अगर जो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर कल अगला बिंदु जारी होगा। इन सबको अलग अलग हम देखेंगे, विकास की अवस्थाओं को। तब तक के लिए धन्यवाद।